नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। आज हम करेंगे चैप्टर में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था। और इसमें हम उन समितियों का भी हम जिक्र करेंगे जिन समितियों के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई और हम किस आर्टिकल, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, हम बात करेंगे। और उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं ये हम बात करेंगे। और पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। चलिए, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर में हम करेंगे स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले ये बात, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पे होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन पंचायत ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो लॉर्ड रिपन ने ये बात कही थी। किसने कही थी? लॉर्ड रिपन ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर होनी चाहिए। और इसके बाद मैं बात करूं कि सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया था। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है। और जो ये मैं बताऊं आपको, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था, या हम कहें स्थानीय स्वशासन, अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है, क्योंकि जो अनुच्छेद 40 है ये हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें दिया गया है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो ज़रूरी नहीं है उनको राज्य लागू करे। और धीरे धीरे इसमें ये बात कही गई है कि देश में ये सब चीज़ें धीरे धीरे लागू हों। तो ये जो हमारे संघीय शासन व्यवस्था में शासन के 2 स्तर हैं। केंद्र स्तर पे, एक तो केंद्र स्तर पे होती है सरकार, एक होती है राज्य स्तर पे। और हमारे देश में जो तीसरा स्तर बनाया गया है शासन का, तो इसे हम क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जो शासन के 2 स्तर होते हैं तो उसको हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और जिस देश में शासन का 1 स्तर हो, जैसे श्रीलंका है, तो उसमें उसको हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। तीसरा जो शासन का जो स्तर बनाया गया पंचायती राज व्यवस्था, इसको हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वे समितियां जो समय समय पर सरकार के द्वारा बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए। तो वे कौन कौन सी समितियां हैं? तो सबसे पहली जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। यह समिति 1957 में बनी थी।
और इस समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। 3 स्तर कौन से होते हैं? ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, और खंड स्तर पर ब्लॉक समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है। दूसरी जो समिति बनी, सरकार के द्वारा बनाई गई, गठित की गई, वे थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। इसने क्या सिफारिश की? ये बनी 20 साल बाद 1977 में। और इस अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की कि पंचायत के 2 स्तर होने चाहिए। 2 स्तर, एक ग्रामीण स्तर पे ग्राम मंडल और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो इसने 2 स्तर की बात कही। ग्राम पंचायत, जिसको ग्राम मंडल भी कहा गया, और दूसरा जिला परिषद। तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि 2 स्तर होने चाहिए, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। तीसरी जो समिति बनी, तीसरी जो कमेटी बनी सरकार ने के द्वारा, तो वो GVK राव समिति। यह समिति कब बनी? 1985 ईस्वी में। कब बनी? 1985 ईस्वी में। इसने सिफारिश की, इस समिति ने, कि वास्तविक सत्ता पंचायतों के पास होनी चाहिए। वास्तविक सत्ता पंचायतों को मिलनी चाहिए। क्या सिफारिश की इसने? कि वास्तविक जो सत्ता है वो पंचायतों को मिलनी चाहिए। ठीक है। जो चौथी जो समिति बनी वो LM सिंधवी समिति। ये बनी 1986 में। अगले ही वर्ष सरकार ने इसका गठन किया और इसने सिफारिश की, इस समिति ने, सिंधवी समिति ने सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था देश में होनी चाहिए। और नंबर 2, इसने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायतों को, क्योंकि देश में जो राज्य थे, जरूरी नहीं थी पंचायती व्यवस्था लागू करनी। जब राज्य चाहता था पंचायत के चुनाव करवाए जाते थे, पंचायती व्यवस्था लागू की जाती थी। जब नहीं चाहते थे तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं थी। तो पंचायतों क्या कहा? एक तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, और दूसरा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी कि कानूनी रूप से लागू होनी चाहिए पूरे देश में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई। और तीसरा, न्याय पंचायत की बात की। इस समिति ने 3 सरकार को सुझाव दिए। सिंधवी समिति ने 1986 में जिसका गठन हुआ था, एक तो त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और न्याय पंचायत होनी चाहिए। अब सरकार फिर संविधान में संशोधन करती है। 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन। और ये 73वां संविधान संशोधन कब होता है? ये होता है 1992 ईस्वी में। क्यों होता है ये संशोधन? ये किस लिए करती है सरकार? 73वां संविधान संशोधन संसद में पंचायतों को कानूनी रूप देने के लिए, पंचायतों को संविधान दर्जा देने के लिए ये संशोधन किया।
ठीक है। अब जो है इसको लागू कब, ये इस व्यवस्था को कंपलसरी, जरूरी, कानूनी तौर पे पूरे देश में लागू की पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, इसको कानूनी रूप से संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया, जरूरी कर दिया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंचायत दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। तो इसके तहत क्या संशोधन किए गए? भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में, संविधान भाग 9 में इसकी व्यवस्था की गई, भाग 9 में व्यवस्था की गई और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक अनुच्छेद बनाए गए। कानूनी व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत की राज व्यवस्था की व्यवस्था हमारे संविधान के भाग 9 में की गई। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक ये कुल जो है 16 जो है आर्टिकल जोड़े गए हमारे संविधान में, ठीक है। दूसरा, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई। महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई। पंचायतों में कितना आरक्षण? 1/3, एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण देने की इसमें बात कही गई है। ये इसमें निश्चित किया गया कि 1/3 आरक्षण से ज़्यादा भी राज्य दे सकते हैं महिलाओं को। तो बिहार एक पहला राज्य था, बिहार, जिसने 50% महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया हुआ है। महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? बिहार ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसके बाद हिमाचल है, हिमाचल राज्य है, मध्य प्रदेश है, ये दो, इसके अलावा ये 2 राज्य और हैं जिन्होंने 50% जो है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया है। आगे हम बात करें, ये इसके लिए क्या कंडीशंस और रखी गई कि चुनाव के लिए जो निर्धारित आयु, चुनाव के लिए जो आयु निश्चित की गई, आयु वो 21 वर्ष की गई। 21 वर्ष आयु निश्चित की गई। 21 वर्ष का कोई भी जो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। और चुनाव इसका कौन कराएगा? जैसे बात आई चुनाव कौन करवाएगा, जैसे केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जो चुनाव है चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, तो यहाँ भी चुनाव आयोग ही करवाएगा। चुनाव आयोग ही जो है पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। और इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए फंड कहाँ से आएगा, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा हर 5 वर्ष पर। राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य स्तर पर हर 5 वर्ष पर किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का, जिसके माध्यम से पंचायतों का विकास किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। जैसे केंद्र स्तर पे जो वित्त आयोग बना है आर्टिकल 280 के तहत, 280 के तहत, इसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य स्तर पर किया जाएगा हर 5 वर्ष पर। और कौन करेगा? राज्यपाल। इसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा,
ठीक है। तो 73वां जो संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और किस दिन लागू हुई ये पंचायती राज व्यवस्था, जरूरी कंपलसरी कर दी गई। पहले इससे पहले कंपलसरी नहीं था चुनाव, पंचायतों का गठन करना, लेकिन अब जरूरी कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया इसको। संविधान के भाग 9 में ये व्यवस्था की गई और अनुच्छेद 243 से 243 तक की 16 आर्टिकल के तहत इन सब के बारे में बताया गया है, इस व्यवस्था के बारे में। और 1/3 महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है। और इसमें पंचायतों में SC और ST के लिए भी जो है स्थान आरक्षित किए गए हैं जनसंख्या के आधार पे। और इससे 1/3 से भी ज़्यादा आप महिलाएं अब इसमें आप कोई भी राज्य पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण बढ़ा सकते हैं। बिहार में जैसे बिहार राज्य पहला राज्य था जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इसके बाद हिमाचल मध्य प्रदेश ने भी महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया। चुनाव की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। हर 5 साल में चुनाव निश्चित किए गए। कार्यकाल पंचायतों का 5 वर्ष निर्धारित किया गया, 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। ठीक है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। राज्यपाल इसका जो है गठन करेगा आयोग का हर 5 वर्ष में। अब 3 स्तर कौन से हैं पंचायत के, ये मैं आपको बताता हूँ। 3 स्तर कौन से हैं पंचायत के। तो एक तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक समिति, जिसको हम खंड समिति भी कह सकते हैं, ब्लॉक समिति, और जिला परिषद। 3 स्तर बनाए गए। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा में वे सभी सदस्य होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है, तो वे ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुना जाता है? ग्राम सभा के द्वारा, सरपंच। बाकी जो ग्राम पंचायत होती है गांव में, उसमें वार्ड भी होते हैं जहां वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। तो वार्ड मेंबर अपने वार्ड में जो है विकास का काम करते हैं। तो क्या ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें विकास कार्यों पर चर्चा की जाती है। और जहां विकास की आवश्यकता होती है तो वह उसके लिए प्रस्ताव पास किया जाता है। ठीक है। और सरकार को भेजा जाता है। इसके बाद ब्लॉक समिति के पास भी भेजा जाता है। सरकार के पास भी सीधे तौर पे सरकार भी ग्रांट देती है। तो ठीक है। इसके जो ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं वो 1992 के संविधान संशोधन के तहत कितने कार्य सौंपे गए हैं पंचायतों को? 29 कार्य पंचायतों को सौंपे गए हैं। ये 29 कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्रामीण स्तर पर गांव में बिजली का प्रबंध करना है, साफ सफाई का प्रबंध करना है, बिजली का प्रबंध करना है, शिविर व्यवस्था का प्रबंध करना है। इस प्रकार के 29 कार्य पंचायतों को सौंपे गए हैं। और जिनके ऊपर काम कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। अब जो है ब्लॉक समिति, ये ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करती है। अब जो ब्लॉक समिति जो वार्षिक जो योजनाएं होती हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करना। ग्राम पंचायत की जो वार्षिक योजनाएं होती हैं, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना। और समेकित जो योजनाएं निर्धारित की जाती हैं उनको समेकित योजनाओं को जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना। किसके समक्ष? जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत कौन करता है? समेकित योजनाओं को ब्लॉक समिति करती है, वार्षिक ग्रामीण योजनाओं के ऊपर विचार विमर्श करके। ठीक है। इसके बाद जिला परिषद होती है।
जिला परिषद का क्या काम होता है? जिला परिषद का समन्वय स्थापित करना, पंचायतों के बीच समन्वय और पर्यवेक्षक की भूमिका। जिला परिषद की क्या भूमिका होती है? समन्वय स्थापित करना और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना। और जो ये ब्लॉक समिति के जो हेड होता है, जो अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं, जिसको चेयरमैन कहते हैं ब्लॉक समिति, और जिला परिषद के का जो मुखिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे होता है और इनका जो मुखिया होता है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। कौन चुनता है? जो ब्लॉक में, जैसे ब्लॉक स्तर पर जो चेयरमैन चुना जाता है या जिला परिषद स्तर पे जो चेयरमैन चुना जाता है, तो जितने भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं आधे से अधिक, चाहे वो एक अधिक हो सदस्य, मिल करके जो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का हमारा टॉपिक था। ये आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।